एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी, चारों हमारे साथ हैं। और ये अब बात ज़्यादा करते हैं भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की, जो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम पर 50% का टैरिफ लगा पड़ा है। हमारे एक्सपोर्टर्स की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अब इस काम को जो है 8 महीने से ज़्यादा इस चीज़ को हो चुका, शुरू हुए हुए, और हमको बताया जा रहा था कि अब डील हो जाएगी, अब हो जाएगी। नहीं, अब 2026 में तो हो ही जाएगी। ऐसे ही हो गया जैसे भाजपा का अध्यक्ष बनना। अब तो वो भी बन गया, तो फिर डील कब होगी, सवाल ये है। तो अब ये सवाल, इसका जवाब अभी, क्योंकि कल एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो बातें इससे पहले जो है सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे। हमारे यहाँ भी वो लोग भी, वहाँ के भी। हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगता है, आयरनिंग आउट, समझौता जो होगा दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा, हो जाएगा। लेकिन अब इन्होंने तो जो बोला कल, इनका नाम है हॉवर्ड लुटनिक, इन्होंने कह दिया कि भाई वो गाड़ी तो निकल गई, वो गाड़ी तो छूट चुकी, भारत अमेरिका ट्रेड डील। तो क्या मतलब नहीं होगी ट्रेड डील? इसका मतलब क्या उनका कहने का ये है। फिर उसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई, वजह बड़ी विचित्र थी। इन्होंने कई देशों के नाम लेकर के कहा कि देखिए साहब, हमारी ट्रेड डील जो है वो किस किस के साथ हो चुकी, इंडोनेशिया के साथ हो चुकी, मलेशिया के साथ हो चुकी, वियतनाम के साथ हो चुकी है, और एक देशों का नाम ब्रिटेन के साथ हो चुकी है। इन्होंने उस तारीखों के साथ बताया। बोले हमारी इंडिया के साथ ट्रेड डील तो इन सब देशों से पहले हो जानी चाहिए थी, हुई क्यों नहीं? क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा था। इन्होंने कहा, खुद को इंचार्ज बना लिया इन्होंने कि मैं ही सब कुछ देख रहा था, और मैंने कहा कि भाई सब कुछ डन, बस अब मोदी जी ट्रंप साहब को फ़ोन कर लें। लेकिन मोदी जी फ़ोन नहीं करना चाहते थे, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, तो अब इसलिए वो गाड़ी निकल पड़ी। फिर ये कहते हैं कि अच्छा ये गाड़ी निकल पड़ी, इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि फिर जब इन्होंने, मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया, उसके कुछ वक्त के बाद भारत ने हमसे कहा कि अब हम ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तब इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। उस वक्त मैंने कहा कि दैट ट्रेन लेफ्ट 3 वीक्स अगो। मैंने आपको 3 हफ्ते का समय दिया था, इस पर सिर्फ मोदी जी को फ़ोन करना था, ट्रंप को। नहीं किया आपने, वो गाड़ी छूट गई। अब मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया, तो फिर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, रणधीर जायसवाल जी ने उनको जवाब दिया और कहा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 बार बात हुई है उस पूरे पीरियड में जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। 8 बार प्रधानमंत्री मोदी की और उनकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात हुई है, और हर बातचीत में ट्रेड पर बात हुई है। तो ये कहना कि मोदी जी ने उन 2-3 हफ्तों में फ़ोन नहीं किया तो वो डील जो है वो नहीं हो पाई, भारत सरकार इसको गलत बता रही है। सुन लें। हमने इन टिप्पणियों को देखा है। भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौके पर हम समझौते के बहुत करीब पहुंचे हैं। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम 2 पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। संयोग से अब त्रिपाठी जी बताइए, लुटनिक साहब तो कह रहे हैं गाड़ी छूट गई, भारत कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि हमने बात नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई। देखिए, लुटनिक साहब जो कह रहे हैं वो बात भी दुरुस्त है, और जो भारत सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं वो बात भी दुरुस्त है। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच अलग अलग समय पर बातचीत हुई। लुटनिक जो कह रहे हैं वो ये ट्रेड डील को क्लोज करने के लिए पीएम मोदी को फोन करना था। क्यों पीएम मोदी फोन करेंगे भाई? जिससे कि ट्रंप फिर कोई उटपटांग बात, कुछ ऐसा बड़बोलापन, कुछ हवाई बातचीत वो करना शुरू करें। बड़ी सीधी सी बात है, भारत ने अपने जो भी रिजर्वेशंस थे या जो उसके पास प्रपोजल था, ऑफर था, जो कुछ था, वो सब उनके सामने रख दिया था। वो डील डन हो गई थी। लेकिन चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने अंदाज में डील करनी थी, उनको अपने देश के लोगों को कुछ मैसेजिंग देनी थी, उस मैसेजिंग के चक्कर में ये नहीं हुआ। यानी जो यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह वजह से अमेरिका और भारत की ट्रेड डील नहीं हुई। जहां तक रही गाड़ी छूट जाने की बात, तो भैया अमेरिका कहां छूटता चला जा रहा है। अब ये देखिए, जब आप कह रहे हैं कि आपने इन देशों से ट्रेड डील कर ली, तो भारत ने भी बहुत लोगों से ट्रेड डील की है।
यूरोपीय यूनियन के देश से लेकर, ब्रिटेन से लेकर बहुत से देशों से हमने भी ट्रेड डील की है, और इस सब के बावजूद कि हमारी ट्रेड डील नहीं हुई, हम 50% टैरिफ के थ्रेट पे हैं, उसके बावजूद हम 7.4% की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हैं। यह भी अमेरिका को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप ने जो बातें भी कह दी हैं, वो जो जिस स्तर पर वो जा चुके हैं, उसके बाद तो अब ऐसा लग रहा है कि हम पहले से कहते थे वह मनमाजी आदमी है, ऐसा आदमी टेम्परामेंटल आदमी है, जो मन में आया वैसे करता है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसके बाद तो कहना चाहिए कि ये आदमी खतरा है, खतरा है। अब वो क्या कहा है, नोबेल नहीं मिला तो अब ट्रंप साहब जो हैं वो जो मादुरो के साथ किया, जो अलग अलग देशों के साथ कर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं किसी कानून को नहीं मानता, मैं किसी संधि को नहीं मानता, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। कोई दुनिया का कानून, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल एजेंसी, वो मैं जो करना चाहूं उसको नहीं रोक सकती। ये वो साफ साफ कह रहे हैं। उनके इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा है कि दुनिया में मेरी आक्रामकता, मेरे अग्रेशन को एक ही आदमी रोक सकता है, वो मैं हूं, मैं ही कानून हूं। हिटलर बन गए ये मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं। और इस पर उन्होंने बहुत सारी बातें की कि उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियां कब लागू होंगी कब नहीं, ये नियम नहीं, ये मेरा मूड तय करेगा। तो वो ट्रंप खुद को खुदा समझने लगे हैं, ऐसा उनके इस नए इंटरव्यू को देख करके लगता है। सर, लगातार उनका मूड को देखकर ऐसा लग रहा है, और खासतौर से वेनेजुएला पर जिस तरह से काम हुआ, मादुरो को लेकर जिस तरह से उन्होंने पिक किया और अरेस्ट किया, वो सब ये बता रहा है। और वो समझते हैं कि अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और वो उसकी सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं, तो वो मर्जी आए जो कर रहे हैं। लेकिन वो भूल कर रहे हैं कि अब वो जो उनका दबदबा है अमेरिका समेत ट्रंप का, वो लगातार कम हो रहा है। आप सोचिए ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि क्यों लोग उनकी बात नहीं मान रहे, क्यों जेलेंस्की उनकी बात नहीं मानते, क्यों पुतिन उनकी बात नहीं मान रहे, क्यों भारत ने उनकी बात नहीं मानी, क्यों चाइना उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, क्यों गाजा के लोग भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब उनका दबदबा कम हो रहा है। अब इसके बाद या तो ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है उनका कि भाई कोई सुन नहीं रहा, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। और ये बात ठीक कह रहे हैं कि वो अब आजकल कोई चीज़ नहीं मानते, और जिस तरह से यूएन की और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उससे अमेरिका को विड्रॉ किया है, वो एक बड़ी बात है। और वो खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोई कानून तो चलेगा ना। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो बनी हैं, उनकी भूमिकाओं को यदि आप इग्नोर कर देंगे तो जंगल राज हो जाएगा, और वो जंगल राज करना चाहते हैं। नहीं सर, आप बोलिए। मैं यही बात कर रहा हूं कि जंगल राज वो करना चाहते हैं, और लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन ये है कि अब उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा उनकी बात। अब तो आप बताइए ना कि कौन सुन रहा है, यूरोपियन यूनियन भी नहीं सुन रहा। आप सोचिए ना, अमेरिका को डेनमार्क कह दे कि पहले गोली मारेंगे फिर सवाल पूछेंगे, तो उससे उसमें तो चुल्लू नहीं, वो कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने डेनमार्क को, ग्रीनलैंड को लेकर के कहा है कि हमें मतलब नथिंग शॉर्ट ऑफ ओनरशिप will be acceptable to us। हमें तो चाहिए ही चाहिए ग्रीनलैंड। वेनेजुएला को लेकर कहा है, वेनेजुएला को लेकर के कहा है कि हम जब तक चाहेंगे राज करेंगे आप वेनेजुएला पर, ये कहा है उन्होंने। अब मुझे लगता है कि ट्रंप तानाशाह बन गए हैं, और सन के तानाशाह बन गए कि जो मेरे सनक में आएगा मैं वो करूंगा, वो मेरे देश के हित में है, दुनिया के हित में है या नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका को सोचना चाहिए, अमेरिका की जनता को सोचना चाहिए कि क्या अमेरिका का इतिहास ऐसा रहा है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे रहे, क्या अमेरिका का दुनिया में ये योगदान रहा है। अब ट्रंप जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक दहशत उत्पन्न कर रहे हैं, इतना डर उत्पन्न कर रहे हैं, दुनिया पर टैरिफ लगा रहे हैं और अपनी मनमर्जी के हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं। अमेरिका की जनता पे तय करे, अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, वो तय करे कि क्या ट्रंप जैसे लोग उन्हें चाहिए, और उन्हें लगता है तो ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे। सर, एक खबर इस बीच आ रही है, मैं जरा वो बता दूं। भारत से एक दुर्घटना की खबर है। उड़ीसा के राउरकेला में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इंडिया वन एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इंडिया वन एयर का ये जो विमान है, ये 9 सीटर विमान है, और हादसे के समय प्लेन में 7 लोग सवार थे और घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। ये आप जहाज देख रहे होंगे, राउरकेला उड़ीसा की ये तस्वीर है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि 7 यात्री इस विमान में थे। कुल 9 सीटर, 9 लोग इसमें बैठ सकते थे, 7 लोग थे इसके अंदर। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक तो सभी लोग जो हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। घायल तो वो ज़रूरी हुए होंगे, लेकिन उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे होंगे, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नोज़ जो है वो ज़मीन में धंसा हुआ है, पिछला हिस्सा बिल्कुल उठा हुआ है। तो बहुत एक क्रैश तो है, एक बिल्कुल एक नोज डाइव क्रैश जैसा कुछ वैसा दिख तो रहा है। ये सिंगल इंजन होते नहीं है, बाकी इसकी और अभी डिटेल जो है भी आना बाकी है। कम से कम आग नहीं लगी, आग नहीं लगी, आग नहीं लगी, इससे कारण वो सुरक्षित हो गए। नहीं तो यदि
जो फ्यूल टैंक था, यदि उसमें विस्फोट होता है या यदि उसमें आग लग गई होती तो पूरी कैजुअलिटी हो गई होती। क्या कारण है तो पता अभी लगेगा। कारण को अब जाहिर कोई तो फेलियर हुआ ही है। ये तस्वीर राउरकेला की फिर एक बार बता दूं, 7 लोग थे इस जहाज में, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई कैजुअलिटी होने की खबर हमारे पास नहीं है। मतलब इसमें किसी की जान गई हो ऐसी जानकारी अब तक नहीं आई है। घायल बताए गए हैं, 7 लोग घायल हैं, वो उन सबको हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी तक की जानकारी जो है इतनी ही मिल पा रही है। एयर इंडिया 1 जो है उसका ये जहाज था और छोटे जहाज ऑपरेट करती होगी एयरलाइन, और उसका एक 9 सीटर प्लेन था जो राउरकेला में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये जानकारी इस वक्त। प्राइवेट एयरलाइंस का वो चार्टर्ड प्लेन है, ये एयर इंडिया का नहीं है मेरे ख्याल से, इंडिया 1 जो है। हाँ जी बिल्कुल, इंडिया 1 एयर, इंडिया 1 एयर होगा। एयर इंडिया 1 की जगह इंडिया 1 एयर ऐसा कुछ होगा, कोई छोटी एयरलाइन। छोटी एयरलाइन जो प्राइवेट चलाती जी है। बिल्कुल, इंडिया इंडिया 1 Air। एयर ही है जी। आप वही करो ना, chartered अभी जाते हैं, इंडिया 1 एयर है ये। और वहाँ भीड़ लग जाती है तो ये तो स्वाभाविक है। फिर वो आप देखिए कितने लोग वहाँ आ गए, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची, पुलिस लोगों को जो है वो हटा भी रही है। ये तस्वीर इस वक्त पायलट आपके बहुत सामने serious है जी। पायलट बहुत सीरियस है। पायलट गंभीर हालत में। हाँ, पायलट बहुत गंभीर नोज हालत में। नोज फ्लाइट वो है डाउन तो वैसी। जी, इस पर कोई और अपडेट आएगा तो खबर लेकर के लौटेंगे। अभी जल्दी से आपको कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो हम बता देते हैं। ट्रंप की बात हो रही थी, वो मनमानी करने पर आमादा हैं। उन्होंने अब ताइवान को लेकर के भी एक बात कह दी। वेनेजुएला में उन्होंने भी कल एक टैंकर जब्त कर लिया। ताइवान वाले सोच रहे होंगे ये हमारी मदद को आएगा कि नहीं आएगा, ईरान की मदद को तो ये जान ही रहे। और उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग से मेरी बात हुई है और शी जिनपिंग को मैंने कह दिया भाई अगर तुमने ताइवान पर हमला किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ये मुझे खराब लगेगा बहुत। फिर उन्होंने आगे ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तो शी जिनपिंग हमला नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है ताइवान को कि अगर उसने हमला कर दिया तो तुम क्या करोगे। तो वो अभी, क्योंकि उन्होंने अभी जो ईरान को लेकर के कहा अमेजिंग विजुअल्स, तो वो अभी ताइवान को लेकर भी जो है ट्रंप साहब कुछ करेंगे, इसकी कोई गारंटी जो है वो नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूं पुतिन साहब की बात। पुतिन जब जब सेना की वर्दी पहन के आते हैं तो लगता है कि अब ये युद्ध जो है अभी किसी और भीषण मुकाम पर जाकर के पहुंचेगा। हर बार ऐसा ही होता है। तो कल फिर पुतिन जो है वो एक बार वर्दी पहन करके आ गए और रूस यूक्रेन युद्ध की सीज फायर को लेकर के जो माहौल बना था वो तो अब ऐसा लग रहा है कि वो 2026 की शुरुआत में अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। दोनों देशों के बीच हमले बेहद तेज हो गए। रूस ने कीव पर एक बहुत बड़ा हमला किया है और इसमें कतर के दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है और दूतावास में काफी तबाही मची है। ये बात ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति जो उन्होंने बताई। एक साथ 242 ड्रोन, 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 22 क्रूज मिसाइल्स, जिसमें वो वाली ऑर्शनिक मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। उसको रोकना पुतिन ने कहा था कि नामुमकिन है। और ये सब तब हो रहा है जब कतर ही मीडिएट भी करा रहा है दोनों के बीच, देशों के बीच। कतर दुनिया का एक माना हुआ मीडिएटर है, वो भी लगा हुआ है ट्रंप के साथ साथ। लेकिन उस बीच में ऐसे ही हमले हो रहे हैं और ऐसे में आते हैं पुतिन सामने। और पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही जो उन्होंने 4 साल की लड़ाई में नहीं कही थी। उन्होंने ये धमकी तो हमेशा दी कि तुम संधि से नहीं मानोगे तो हम युद्ध से तो हासिल कर ही लेंगे जो हमें करना है। रूस इस जंग को वो कहता है स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज। अब उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया प्योर मिलिट्री फोर्स, कि अभी तो मैंने पूरी सेना लगाई नहीं, अभी तो मैंने पूरी ताकत झोंकी नहीं है, ये स्पेशल ऑपरेशन था। हाँ, स्पेशल ऑपरेशन था। अब ये फुल मिलिट्री ऑपरेशन बन जाएगा अगर ज़ेलेंस्की शर्तों पर नहीं माने तो। воинских формирований из whether we are interested in Ukraine withdrawal. सर अब ये नहीं है फुल मिलिट्री एक्शन तो फिर क्या होगा? नहीं, इसमें एक चीज सौरभ जी जोड़ दूं। पुतिन ने पहली बार ये कहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूरोपीय यूनियन को अपना एयर डिफेंस सिस्टम में कहता हूं पहले वो लगा लें, तब हम अपनी ये वाली मिसाइल मारेंगे। और मैं चैलेंज करता हूं, ये आज तक कभी नहीं हुआ था किसी एक मिसाइल। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूं कि उसके बावजूद मैं इनको मारूंगा। आर्सेनिक का सर क्या होगा? संधि का क्या हुआ? वो सीज फायर का ये हम लोग पिछले 2 महीना से होप कर रहे थे कि अब संधि हो जाएगी, अब संधि हो जाएगी। कुछ ही दिन की बात है, लेकिन जिस दिशा में जिस युद्ध बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अब संधि की कोई गुंजाइश बची हुई है। या तो फिर जिसे कहते हैं ना, बुझने से पहले जो है आग की लपटें जो होती है वो तेज हो जाती है। तो संधि से पहले
क्या दोनों देश एक दूसरे पर वॉर करके, जैसे हो कि दोनों को ही लगे कि नहीं हमको बहुत डैमेज हो रहा है, हमको जिसे कहते हैं निगोशिएशन टेबल पर आ ही जाना चाहिए, क्या उस दिशा में एक कदम है, या फिर दोनों देशों ने तय कर लिया है कि नहीं अब आर पार की लड़ाई लड़ ही लेनी चाहिए? नाटो भी चाहता होगा कि नहीं, यदि पुतिन की सारी शर्तों को जिस प्रकार से एक्सेप्ट कर लिया है ट्रंप ने, वो यदि शर्तें स्वीकार कर लेती है की ले जाती है, तो अभी नहीं लेकिन आने वाले दिनों में यूरोप ट्रंप ने तो कह दिया नेटो कुछ नहीं है मेरे बगैर, तो नहीं तो ये तो अभी भी कह ही चुके हैं। एक खबर जल्दी से आपको मैं बता देता हूं, क्रिकेट से जुड़ी हुई है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे जो इस वक्त संबंध चल रहे हैं उसमें अब वो क्रिकेट को इस बार बांग्लादेश लेकर के आया, और बांग्लादेश ने ये कहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो भारत में फरवरी में होना है उसमें हमें अपनी टीम को भेजने में खतरा महसूस हो रहा है, भारत में हमारी टीम सुरक्षित महसूस करेगी, इसलिए हमारे मैचेस, क्योंकि हमारा को होस्ट जो है हम भारत के साथ वो श्रीलंका है, वो श्रीलंका को वो दे दिए जाए हमारे मैचेस। आईसीसी के पास ये 2 बार इस बात को लेकर के गए, आईसीसी ने कहा कि ये बहुत शॉर्ट नोटिस है, हम नहीं कर सकते, ये आपको पहले बताना चाहिए था। अब जाकर के अब आज ही वो तारीख है 10 जनवरी, जब ये आखिरी फैसला लेना था बांग्लादेश को कि आप टीम भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई, आप टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे, नहीं खेलना है तो आपको भारत में आकर ही खेलना पड़ेगा। तो ये इस वक्त है, और इनके ये जो इनकी शक्ल दिख रही है, तमीम इनके एक्स कैप्टन है, इन्होंने ये कह दिया कि भाई खेल को और आपके जो जन भावना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बन गई किसी देश के खिलाफ, दोनों को अलग अलग रखिए, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान कई सालों तक चलेगा अगर आपने वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर लिया तो इनको भारत का एजेंट घोषित कर दिया गया, इनके घर के बाहर मतलब इनको खूब ट्रोल किया जा रहा है बांग्लादेश में इस वक्त। जिस स्तर पर भारत और बांग्लादेश के संबंध पहुंच गए हैं, मुझे लग रहा है बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो भारत में खेले, क्योंकि अब वहाँ चुनाव भी 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर अभी, और जिस तरीके से भारत एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ जिस तरीके से हो रहा है, रोज हिंदुओं की वहाँ हत्या की जा रही है, कल भी एक हिंदू को वहाँ पर मारा गया है, हिंदू लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, भारत उन्हें चेतावनी दे रहा है कि भाई हिंदुओं को वहाँ कुछ होना नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश और भारत के संबंध इस स्तर पर पहुंच गए, इस बात की संभावना बहुत कम है कि आज बांग्लादेश इस बात को कहेगा कि नहीं अब हम भारत में जो 4 मैच होने वाले हैं हम भारत में खेलने को तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा था कि श्रीलंका में कीजिए, और आईसीसी ने कहा कि इतने शॉर्ट पीरियड में हम शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको भारत में खेलना पड़ेगा और भारत में आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, कोई भारत में इस तरह की गतिविधि नहीं होगी कि आपके खिलाड़ियों को तकलीफ हो। इसके बाद भी अगर वो तैयार नहीं हो रहे, 2 बार अपील कर चुके हैं, आईसीसी मना कर चुका है, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कंडीशन है वही शायद इस बात के लिए सहमत होंगे, इस बात की संभावना बहुत कम होगी। डेडलाइन भी लगभग निकल ही गई ना एक खबर करने के लिए, लेकिन आईसीसी ने कहा है कि इंडिया के जो शहरों में जहां पर होने मैच वो आपकी पसंद के सर। एक खबर आपको दे रहा हूं, मेरे पास शायद इसके लिए चर्चा का समय तो नहीं रहेगा, लेकिन खबर आपको बता देता हूं बस, और दुनिया में सोचिए क्या हालात हैं इसके बाद। आप संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वो ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले अपने नागरिकों के लिए दी जाने वाली फंडिंग की कटौती करेगा। यूएई जो वीजा जो भी स्कॉलरशिप वगैरह देता होगा अब इंग्लैंड में पढ़ने के लिए बच्चों को, उसमें कटौती करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कैंपसेस में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े इस्लामवादी समूहों द्वारा अमीरीती यूएई के छात्रों के कट्टरपंथी बनने का खतरा है। एक इस्लामिक देश यूके में अपने बच्चों को पढ़ाने में डर रहा है कि ये वहां जाते हैं पढ़ने के लिए और वहां की यूनिवर्सिटियों में कट्टर बन के वापस आते हैं। एक लाइन सिर्फ इस पे, मुसलमान देश डर रहा है कि पश्चिम में मुस्लिम बच्चा कट्टरपंथी हो जाएगा। हमारे देश के विश्वविद्यालयों में ऐसे नारे लगते हैं तो कुछ लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, शर्म आनी चाहिए। आज समय इतना ही था, कहानी कुर्सी की मारी इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका, प्रदेश साहब, सभी जी बहुत धन्यवाद आपका।